नमस्कार, द बंगाल डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप गिरी। बंगाल की सियासत में अब सबसे बड़ा सवाल, मोदी मंत्रिमंडल में बंगाल का अगला कैबिनेट मंत्री कौन। करीब 14 साल से बंगाल को कैबिनेट मंत्री का इंतजार है। क्या अब यह इंतजार खत्म होने वाला है? किस चेहरे पे बीजेपी नेतृत्व भरोसा जताएगा और क्या बंगाल को मिलेगा कैबिनेट में प्रतिनिधित्व? आज की खास बहस में करेंगे इसी पर सवाल और इसका करेंगे विश्लेषण। कौन है दावेदार, क्या है समीकरण और कितना बड़ा होगा बंगाल का राजनीतिक कद। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर सत्येंद्र प्रताप सिंह जी हैं। सर, 14 वर्षों से आखिर क्या कारण रहा कि कैबिनेट में पश्चिम बंगाल का कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि कैबिनेट मंत्री की योग्यता क्या है। ऐसा कहीं कोई संविधान में लिखा हुआ नहीं है कि कैबिनेट मंत्री की योग्यता क्या होनी चाहिए। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर इतना बता सकता हूँ कि इतने सारे केंद्रीय मंत्रिमंडल देखने के बाद मेरे कह सकते हैं, मेरी समझ से जो एक धारणा बनी है कि कैबिनेट मंत्री बनने के दो ही तीन का योग्यता है। पहला, अगर जी आप सर। किसी क्षेत्रीय दल से आते हैं तो उसमें कोई योग्यता काम नहीं करती है। अगर आप किसी क्षेत्रीय दल से आते हैं और क्षेत्रीय दल तय कर देता है कि अगर मेरे पास संख्या है तो आप मुझे कैबिनेट मंत्री बनाए, तो आप कैबिनेट मंत्री बना देते हैं। जैसे अगर हम देखें थोड़ी देर के लिए, तो ये मोदी जी का तीसरा कार्यकाल है। इसके पहले वाजपेयी जी के कार्यकाल को अगर हम देखें तो वाजपेयी जी के कार्यकाल 1999 से 2004 के कार्यकाल में वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में भाजपा से तपन सिकदार, व्रत मुखर्जी मुखर्जी राज्य सर जी। मंत्री हुआ करते राज्य मंत्री हुआ करते थे। और दूसरी तरफ टीएमसी से ममता बनर्जी वहां कैबिनेट मिनिस्टर थी और अजीत पांजा राज्य मंत्री थे। जबकि अजीत पांजा बहुत सीनियर मंत्री थे, सिद्धार्थ शंकर राय के जी सर। मंत्रिमंडल में भी मंत्री रहे थे, कांग्रेस सरकार में भी रहे थे। ममता बनर्जी इसके पहले कभी मंत्री भी नहीं थी, वहां थी, सॉरी, पीवी नरसिम्हा राव के सरकार में राज्य मंत्री थी, लेकिन इसमें कैबिनेट मंत्री बनी क्योंकि वो टीएमसी की सुप्रीमो थी, इसलिए उन्होंने उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। लेकिन वाजपेयी जी के 5 साल के अगर आप शासन काल में भी देखेंगे तो जी सर। तपन सिकदार 1999 से 2004 तक राज्य मंत्री रहे और सत्यव्रत मुखर्जी जो है 2000 से 2003 तक राज्य मंत्री रहे। अब उसके बाद आप अगर आप आए तो अब इसकी जो योग्यता होती है, इसमें कई सारी योग्यताएं होती हैं जी जो सर। मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। पहला क्या होता है कि या तो आप राज्य के मुख्यमंत्री हो, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री हो, या सरकार में कई बार आप कैबिनेट मिनिस्टर रहे हो, तो सीधे तौर पे कैबिनेट मिनिस्टर बन जाता है। लेकिन यही अगर अब जब क्षेत्रीय दल की बात आती है तो उसके लिए कोई योग्यता मायने नहीं रखता है। तो बंगाल में दिक्कत क्या आ रही है कि बंगाल में जो लोग भी मंत्री बने हैं पहली बार प्राय प्राय बने हैं मंत्री। अगर आप देखें तो पहली बार ही मंत्री हैं। जी और सर। कैबिनेट मंत्री के हिसाब से हम बात कर रहा हूं। हाँ, अगर आप वरिष्ठता के हिसाब से कहें कि अगर केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर बनने के योग्य कोई है तो आप कह सकते हैं कि ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में शुभेंदु अधिकारी कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे और अभी चीफ मिनिस्टर हैं। तो अभी सबसे प्रबल दावेदार अगर कैबिनेट मिनिस्टर का केंद्र में कहे तो कोई शुभेंदु अधिकारी ही है। लेकिन ये तो सोचना बेमानी होगा कि वो मुख्यमंत्री छोड़ के अभी जी सर तुरंत जी। कलकत्ता दिल्ली चले जाए कैबिनेट मिनिस्टर बनने। इसलिए यही दिक्कत रही है। सर, दूसरा सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल से कैबिनेट मिनिस्ट्री की जो विस्तार होनी है केंद्र सरकार में, तो पश्चिम बंगाल से अब ये बीजेपी की मजबूरी बनेगी या कोई रणनीतिक समीकरण है जिसके तहत पश्चिम बंगाल से किसी को कैबिनेट मंत्री मंत्री बनाया जा सकता है? नहीं, अब इसमें अब देखिए, मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बाबुल सुप्रियो को राज्य मंत्री बनाया था। 2014 से 2019 वाली सरकार में वो थे। फिर जब 2019 वाली जब सरकार आई उनकी दोबारा, तो उसमें फिर बाबुल सुप्रियो को मंत्री बनाए। जी लेकिन सर। 2021 में बाबुल सुप्रियो को उन्होंने ड्रॉप कर दिया। साथ ही जो उस दौरान देवाश्री चौधरी जो मंत्री बनी थी उनको भी ड्रॉप किया। जी तो सर। 2021 में दोनों ड्रॉप हुए थे। उसके बाद इन्होंने 2021 में चार और मंत्री बनाए, जिसमें नीतीश प्रमाणिक थे, जॉन बारला थे, जी सर। सुभाष सरकार सरकार। थे और शांतनु ठाकुर थे। जी। अब इनमें देखिए, इसमें कोई भी आदमी कैबिनेट मंत्री के लायक इसमें नहीं था। अगर आप इनको देखें तो 2024 के चुनाव में क्या हुआ
जी सर। इसमें जॉन बारला को टिकट नहीं मिला। जी सर। और उसके अलावा आप कह सकते हैं कि निश्चित प्रामाणिक और सुभाष सरकार, ये दोनों चुनाव हार गए। जी। एकमात्र आपको शांतनु ठाकुर चुनाव जीते। तो जी। शांतनु ठाकुर को फिर 2024 में मंत्री बनाया गया। और साथ ही आपको उनको वही विभाग दिया गया जो पहले विभाग शिपिंग वाला जो था, उनके पास वो विभाग रह गया। हाँ, इसमें एक नया संयोजन यह हुआ कि जो हमारे बीजेपी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे सुकांतो मजूमदार, उनको जी। राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्री की तरफ बनाया गया। इसलिए जी। राज्य मंत्री के तरीके से चला रहे थे। लेकिन अब दो बातें, अब जो आपका सवाल है यहाँ बहुत ज्यादा वजन रखता है। इसका कारण यह है कि अब आपकी बंगाल में भी सरकार है, अब आपकी डबल इंजन सरकार है। आपके पास ऑलरेडी 12 एमपी हैं। आप 4-1 का रेशियो या 5-1 के रेशियो से एक कैबिनेट मंत्री देते हैं। तो जी। ऐसे ही यहाँ से 2 या 3 कैबिनेट मंत्री बनने चाहिए थे, लेकिन कैबिनेट मंत्री की यहाँ योग्यता थी नहीं। तो अब जो स्थिति हुई है, उसके बाद ये जो 20 आदमी अगर एनसीपीआई वाला भी जोड़ दें तो 32 हो जाते हैं। तो यहाँ से तो कैबिनेट मिनिस्टर बनना ही चाहिए। लेकिन जी। अगर आप कैबिनेट मंत्री बनाने के अगर आप विचार करेंगे और अगर बनाना ही होगा अगर उनको, तो सबसे पहले अगर किसी का नाम आएगा तो मेरे विचार से सबसे पहले नाम आएगा बीजेपी के प्रेसिडेंट समीक भट्टाचार्य का। क्योंकि तो एक सर। शुरू से वो बीजेपी में जी सर, जी शुरू से वो कंटिन्यू बीजेपी करिए। शुरू से शुरू से वो बीजेपी में रहे हैं। बीजेपी के प्रेसिडेंट में उन्हीं के नेतृत्व में पहली बार सरकार सत्ता में आई है। राज्यसभा के सांसद भी हैं, अच्छा बोलते भी हैं, हिंदी अंग्रेजी बांग्ला तीनों भाषा के अच्छे जानकार हैं। इसलिए समीक, अगर बीजेपी से अगर इस हिसाब से देखेंगे तो समीक भट्टाचार्य की संभावना सबसे ज्यादा मुझे नजर आ रही है, अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर बनता है तो। दूसरा, अगर किसी की संभावना बनती है तो हालांकि वो हाल ही में इसी साल झंडा बदल के बीजेपी में आए हैं, लेकिन बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, अनुभवी नेता हैं। टीएमसी से जो अभी बीजेपी में आए हैं, राज्यसभा के जो सांसद बने हैं, सुखेंदु शेखर राय। जी सर। सुखेंदु शेखर राय भी बन सकते हैं। दो, और तीसरा, मुझे नहीं लगता कि एनसीपीआई से कोई कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा, लेकिन अगर बनता है तो फिर उसमें सुदीप बंदोपाध्याय की संभावना ज्यादा रहेगी। अगर कुल मिलाकर अगर हम देखें तो फिलहाल 3 आदमी जो है जिनके ऊपर कैबिनेट मिनिस्ट्री के लिए विचार किया जा सकता है, एक समीक भट्टाचार्य, एक सुखेंदु शेखर राय और सुदीप बंदोपाध्याय। यह भी हो सकता है कि सुकांतो मजूमदार को प्रमोशन देकर उनको भी कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा सकता है। लेकिन ये सब सारी चीजें मेरे अनुमान के हिसाब से अटकलें हैं। और खास करके मोदी सरकार में कौन क्या बनेगा ये कोई नहीं बोल सकता। जी सर। जी। जी सर, एक सवाल यह भी है कि इस बार कैबिनेट विस्तार में क्या बीजेपी सरकार उत्तर और दक्षिण बंगाल के क्षेत्रीय राजनीति को बैलेंस करते हुए भी कुछ ऐसे चेहरों को तलाश करेगी जिनको कैबिनेट में जगह मिल सकता है, उत्तर बंगाल का अगर खास नहीं तौर तो पर चर्चा करें तो? नहीं तो पिछली बार भी हुआ है। अगर आप देखें शांतनु ठाकुर से लेके सुभाष सरकार, जो जॉन बारला, निशित प्रामाणिक वगैरह, ये तो देखते हैं, इसके हिसाब से देखते हैं। उपलब्धता के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कहाँ से सांसद जीत के आए हैं, क्या आए हैं। लेकिन हाँ, मेरा विचार से ये कहना ज्यादा उचित होगा कि कैबिनेट मंत्री अगर नहीं भी मिलता है तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तो मिलना चाहिए। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि कुछ भारी भरकम मंत्रालय बंगाल को मिलना चाहिए, जिससे बंगाल के विकास में उसकी लाभ हो सके। क्या लगता है सर कि जो मंत्रालय मिलेगी, आपने जवाब जो आपने कहा कि भारी भरकम मंत्रालय, तो ऐसी कोई संभावनाएं दिख रही है या सिर्फ खाना पूर्ति ही होगी इस बार भी बंगाल के साथ, कि अगर कैबिनेट के विस्तार में अगर बंगाल से कोई चेहरा आता है तो उसके पास एक ऐसा विभाग दे दिया जाए कि कैबिनेट तो रहे लेकिन बहुत पावरफुल नहीं हो? नहीं, बहुत भारी भरकम मंत्रालय की मुझे भी उम्मीद नहीं लग रही। इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि अभी भी आप मान के चलिए कि लोकसभा का चुनाव में 3 साल दे रहे हैं और विधानसभा के लिए तो करीब 5 साल बाकी है। इसलिए जिन राज्यों में भी चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, या जहां जहां चुनाव होने हैं, वहां इस उन राज्यों के मंत्रियों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा और उन्हें अच्छे मंत्रालय मिलेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल में और भी सारे मंत्री हैं जो उम्मीद लगाए हुए हैं कि उनको भारी भरकम मंत्रालय मिलेगा। अब मान लीजिए बिहार से जो चिराग पासवान है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर जो हैं, जी वो भी सर। भारी भरकम मंत्रालय का इंतजार कर रहे हैं। तो चिराग पासवान जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस उम्मीद में बैठे हुए हैं। जो एक नाथ शिंदे वाले गुट से भी लोग आएंगे, जी। एनसीपी से भी लोग हैं। क्षेत्रीय दलों की मांग बहुत ज्यादा है। खास जी। करके उत्तर प्रदेश में भी संतुष्ट करना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होना है और उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना
बहुत जरूरी है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में भी नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा भारी भरकम मंत्रालय मिलेगा, लेकिन अगर इन्हें कुछ मिले तो बंगाल के लिए भला होगा। सर, एक अंतिम सवाल ये है कि अगर कैबिनेट विस्तार में पश्चिम बंगाल से एक मजबूत प्रतिनिधित्व मिलता है और कोई मजबूत डिपार्टमेंट मिलता है, तो इसका प्रभाव आने वाले भविष्य में पश्चिम बंगाल की राजनीति पे क्या पड़ेगा? नहीं, देखिए इसमें भी एक दिक्कत है। अगर वह कैबिनेट मंत्री बनता है और उसको बहुत भारी भरकम मंत्रालय मिल जाता है, हालांकि इसकी संभावना मुझे बहुत कम लग रही, फिर यहाँ पर क्या होगा कि दो पावर सेंटर बन जाएंगे। जो एक जी नई सर। सरकार जो अभी आई है, इसके सेहत के लिए वो ठीक नहीं होगा। जी। इसलिए अभी ये सरकार जब तक है, अगर इसके एक लाभ भी है तो इसका एक नुकसान भी है, क्योंकि एक दूसरा पावर सेंटर यहाँ खड़ा हो, भाजपा शीर्ष या भाजपा आला कमान भी कभी नहीं चाहेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस विषय पे विस्तार से चर्चा करने के लिए, कि अगले केंद्र सरकार के मंत्रालय में विस्तार को लेकर पश्चिम बंगाल से कैबिनेट में कोई प्रतिनिधित्व होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था जिस पे आपने बहुत विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को बताया। तो आप सभी दर्शकों का प्यार ऐसा ही बना रहे। आगे पश्चिम बंगाल से संबंधित राजनीतिक विश्लेषण देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपना आशीर्वाद बनाए रहें। धन्यवाद।